सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो इजी सा चैप्टर है, जल्दी कवर हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज के जो हम क्लास में जानेंगे वो अपने टारगेट्स देख लेते हैं। आज हम प्रोसेस जानेंगे अकाउंटिंग का, बेसिस, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, और कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस में डिफरेंस जान लेंगे। हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात कर लेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जल्दी कवर हो जाएंगे। और इसके साथ एक इसका बढ़िया सा क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, आपकी बुक्स के अंदर दिया हुआ है, कैश बेसिस के बेस पे प्रॉफिट निकालो, अक्रूवल के बेसिस पे निकालो। तो चलिए देखते हैं कि हम सबसे पहले प्रोसेस की बात कर लेते हैं अकाउंटिंग की। देखिए, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो बिगिन होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो देखिए, आपके बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं। अगर आपके बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन है वो मॉनेटरी है नेचर में, ठीक है, यानी कि वो मनी टर्म्स में है, तो आप उसको अपने अकाउंट्स में क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। आप देखो, अकाउंटिंग जो है वो किस पर बेस्ड है, ट्रांजैक्शंस पर बेस्ड है। अगर ट्रांजैक्शंस ही नहीं होंगी तो फिर अकाउंटिंग कहां से होगी किसी बिजनेस के अंदर। तो किसी भी बिजनेस में अकाउंटिंग जो होती है वो किसके बेस पर होती है, ट्रांजैक्शंस के बेस पे। अब अगर अकाउंटिंग होनी है, ट्रांजैक्शन उसका एक बेस है, तो एक बात बताओ, हर एक ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड नहीं करी जाएंगी, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। हमारे लिए जरूरी है जो हमारी मेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं हम उन्हीं की अकाउंटिंग करते हैं, और वो किस में होनी चाहिए, मनी टर्म्स में, यानी मॉनेटरी इन नेचर होनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो मनी टर्म्स में नहीं है, मॉनेटरी नहीं है नेचर, तो हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, उसकी हम अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो वही बात यहां पे बोली गई है कि अकाउंटिंग प्रोसेस बिगिन होता है, ठीक है, विद द ओरिजिन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन को, ठीक है, और फिर रिकॉर्डिंग होगी उसकी, क्लासिफिकेशन, यानी उसको आपको लेजर बनाने हैं, रिकॉर्ड करना है, और समराइजेशन होगा उसका ट्रांजैक्शन का। अब इसी के साथ साथ इसमें प्रिपरेशन होती है ट्रायल बैलेंस की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी पीएनएल और बैलेंस शीट। तो यहां पर जो अकाउंटिंग के स्टेप्स हैं वो कुछ ऐसे फॉलो करेंगे। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करो कि भैया ये जो ट्रांजैक्शन है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इंपॉर्टेंट है, तो ये रिकॉर्ड होगी और मॉनेटरी इन नेचर होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप वाउचर्स बनाओगे। अब बच्चों, जो वाउचर्स बनते हैं ना, देखो, अगर मैं जाके अपने अकाउंटेंट को बोलूंगा कि भैया आप रिकॉर्ड कर दो कि मैंने ये पैनल लिया है, ठीक है, तो आप इसकी एंट्री कर दो, रिकॉर्ड कर दो, वो ऐसे रिकॉर्ड नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा कि भैया इसके लिए आप मुझे कोई ना कोई क्या दो, सोर्स डॉक्यूमेंट दो। समझ में आ गया? एक चीज याद रखना, सोर्स डॉक्यूमेंट, जब मैं पैनल को परचेज कर रहा हूं तो फिर मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे एक इनवॉइस मिलेगा। उस इनवॉइस के बेस पर मैं क्या बना दूंगा, इसका एक वाउचर बना दूंगा, और वही वाउचर के बेस पर क्या होती है, एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं जर्नल के अंदर। तो ये याद रखना, सोर्स डॉक्यूमेंट आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपका कैश मेमो भी हो सकता है, वो आपका इनवॉइस बिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसी के बेस पर आपका वाउचर बनता है और उसी वाउचर के बेस पे एंट्रीज करी जाती हैं जर्नल में। अब फिर रिकॉर्डिंग होगी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, यानी जर्नल में रिकॉर्ड होगी वाउचर से ही, ठीक है। तो याद रखना, वाउचर बनता है किसके बेस पे, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे। फिर मैं उसको पोस्ट करूंगा लेजर में, और फिर हम प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन क्या कहता है कि सबसे पहले आपको अकाउंटिंग डील करता है विद द बिजनेस ट्रांजैक्शन विच आर मॉनेटरी इन नेचर। तो अकाउंटिंग में आप उन्हीं ट्रांजैक्शंस को डालोगे जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है और जो मॉनेटरी है नेचर में, यानी जो मनी टर्म्स में हुई है ट्रांजैक्शन, ठीक है। अगला, इन अदर वर्ड्स, वो ट्रांजैक्शन जो कि मेजर्ड या एक्सप्रेस नहीं करी जा सकती मनी में, उनको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर। अब प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्नल में मैंने आपको कहा ना, मैं अकाउंटेंट को जाके बोलूंगा तो वो सीधा उसकी एंट्री नहीं करने वाला, वो क्या बोलेगा, भाई इसका कोई प्रूफ दो, ठीक है, उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। उसी के बेस पर क्या होती है, अकाउंटिंग होती है। समझ में आ गया? उसी के बेस पे उसको रिकॉर्ड करेगा जर्नल के अंदर। तो इसीलिए यहां पर वाउचर्स बनते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर सबसे पहले एंट्री जो रिकॉर्ड करी जाएंगी वो वाउचर्स में, फिर वाउचर्स के बेसिस पर रिकॉर्डिंग करी जाती है जर्नल में, ठीक है, और या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दोनों एक ही हो गए। नेक्स्ट देखिए, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री।
द बुक्स इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ वाउचर और अ सोर्स डॉक्यूमेंट। तो ये वो बुक है जिसमें सबसे पहले ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना फर्स्ट टाइम, ये देखिए, ठीक है। फ्रॉम अ वाउचर, या तो वो वाउचर से बेस मानकर रिकॉर्ड करेंगे या सोर्स डॉक्यूमेंट से, आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर जर्नल। ये एक बुक है, ठीक है, इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जिसमें एक ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हुए? डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। ये आपके कुछ प्रिंसिपल्स है जो आपको पहले पढ़ाए हुए हैं। अगला नेक्स्ट हम बात करें तो वो है आपका पोस्टिंग इनटू लेजर। अब आपको क्या करना है, जब आपने रिकॉर्ड कर लिया जर्नल में, फिर आप उसे लेजर में पोस्ट करो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस में इज टू ट्रांसफर ऑल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल या सब्सिडरी बुक्स टू रिस्पेक्टिव अकाउंट इन लेजर। तो अब आप क्या करोगे, सब एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करोगे। लेट सपोज करो मैं क्या करता हूं, मैंने एक एंट्री करी, मैं परचेज कर रहा हूं, तो मैं एंट्री कर रहा हूं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी तरह मैं सेल्स कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को लेजर में एंट्री करनी है तो मैं एक अलग से कैश अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। आप अभी सिर्फ एक फॉर्मेट के लिए समझ लो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। वैसे हमें लेजर आगे के चैप्टर्स में बनाना है, कहीं आपके दिमाग में आए जी लेजर क्या है, तो कैश अकाउंट बनाऊंगा। अब उस कैश अकाउंट के अंदर जितनी भी एंट्री रिलेटेड है किससे, कैश से, तो वो सारी एंट्रीज मैं किस में डाल दूंगा, कैश अकाउंट के अंदर डाल दूंगा। तो यही होता है मेरा लेजर का। इसी तरह मैं परचेज अकाउंट भी बनाऊंगा, सेल्स अकाउंट भी बनाऊंगा, तो वो सारी एंट्रीज जो भी परचेज से रिलेटेड है, जो भी सेल से रिलेटेड है, वो एक ही जगह पर लिख दूंगा, ठीक है। तो वही यहां पर बता रखा है, लेजर प्रिंसिपल बुक है ऑफ अकाउंट इन विच ऑल द ट्रांजेक्शंस अल्टीमेटली फाइंड देयर प्लेस। जितनी भी ट्रांजेक्शंस है वो एक प्लेस पर आ जाएंगी अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट में। अगली बात करें अगर इसकी, तो फिर हम प्रिपेयर करते हैं क्या, ट्रायल बैलेंस को, ठीक है। लास्ट स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस में बैलेंसिंग है लेजर की ऑफ अकाउंट एंड द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो मैं क्या करूं, मैं यहां पर इसकी बैलेंसिंग करूंगा और फिर जो मेरा बैलेंस आएगा उसको मैं उठाकर किस में डाल दूंगा, अपने ट्रायल बैलेंस में। एक डेबिट एक क्रेडिट, जैसे कैश है तो कैश का डेबिट बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। मैं इसे ट्रायल बैलेंस में डाल दूंगा। फिर ट्रायल बैलेंस का मैं टोटल करूंगा, यानी कि जो मेरा डेबिट है वो बराबर होना चाहिए किसके, क्रेडिट के। अगर ऐसा नहीं आ रहा ट्रायल बैलेंस के अंदर तो फिर कहीं ना कहीं मैंने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है। तो ये मेरा लास्ट स्टेप रहता है किसका, कि जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूं उसमें लेजर से उठाते हैं बैलेंस और किस में डाल देते हैं, अपना ट्रायल बैलेंस के अंदर डाल देते हैं। अब बेसिस क्या है अकाउंटिंग के, सबसे बढ़िया हमारे पास दो बेसिस है अकाउंटिंग के, बहुत ही इजी हैं। उससे पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं कि हमारा जो प्रोसेस है वो क्या कहता है। सबसे पहले आप क्या करो, आइडेंटिफाई करो ट्रांजैक्शन को, फिर आप वाउचर बनाओ। वाउचर जब बन जाएंगे तो फिर वो रिकॉर्ड होगी जर्नल में, जर्नल के बाद उसे पोस्ट करोगे लेजर में, और फिर आप क्या बनाओगे, अपना ट्रायल बैलेंस बनाओगे। पेपर में अगर पूछे तो आपको इसी सीक्वेंस में अपना आंसर लिखना होगा। वो पूछ लेंगे व्हाट आर द स्टेप्स इन अकाउंटिंग प्रोसेस। चलिए अब हम बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के, कि हमारे पास जो बेसिस हैं अकाउंटिंग के वो क्या हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है अकाउंटिंग का वो हमें क्या होता है कि हमें ये पता करना होता है कि हमारे ईयर का कितना प्रॉफिट है, ठीक है, और कितना लॉस है। तो हमें दो बेसिस हैं, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिंपल ये कहता है जब कैश आए और कैश जाए आप उसको रिकॉर्ड कर लो। अक्रूवल बेसिस बिल्कुल ये कहता है कैश आए तो भी रिकॉर्ड करो, कैश नहीं आए, अगर आप कहीं पे काम करके आ गए, इनकम जो है, ठीक है, जैसे अक्रूड इनकम है, इनकम वो भी आप रिकॉर्ड करो। समझ में आ गया। तो ये चीज है, वही हमें जाननी है कि कैश बेसिस क्या कहता है। तो आइए देखिए, जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, इस बेसिस में इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव इन कैश, ठीक है। जब तक इनकम आपको कैश में रिसीव हो जाए ना हो आप तब तक रिकॉर्ड मत करना। उसी तरह एक्सपेंसेस भी आप तब तक रिकॉर्ड मत करना, या तभी रिकॉर्ड करना जब वो कब हो, पेड हो कैश के अंदर। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो आपको रिकॉर्ड नहीं करनी होती, ठीक है, एट ऑल, एंड इग्नोर टिल कैश इज एक्चुअली रिसीव और पेड देम, ठीक है। जब तक आप कैश को रिसीव ना करो या कैश को पे ना करो तब तक आपको उन्हें इग्नोर करना है, जो भी ट्रांजैक्शंस आपको दे रखी हैं। अगर कैश आपका पे हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो आपको रिकॉर्ड करना ही करना है उसको। ये जो बेसिस है यूजफुल है लॉयर्स, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, इनके लिए।
इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं भैया, फायदे भी हैं इसके। क्या? ये बहुत सिंपल है, कैश का आना कैश का जाना ही हमको रिकॉर्ड करना है और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसमें जो एडजस्टमेंट होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, अक्रूड इनकम, ठीक है, और ये इनकम रिसीविंग, इन सबको हमें नहीं करना पड़ता, ठीक है। अगला, ये जो अप्रोच है ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव है क्योंकि इसमें कुछ ही एस्टिमेट और एडजस्टमेंट्स की हमें जरूरत होती है, तो ये काफी सही अप्रोच है, यानी कैश बेसिस, क्योंकि इसमें बहुत कम एस्टिमेट्स की जरूरत होती है, एडजस्टमेंट्स की हमें जरूरत होती है। अगली, अब अगर हम बात करें, ये जो बेसिस अकाउंटिंग का सुटेबल है उन एंटरप्राइजेस के लिए जहां पर ज्यादातर ट्रांजैक्शन किस पर होती हैं? कैश बेसिस पर। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। देखो, ये ना ट्रू फेयर व्यू नहीं देता प्रॉफिट और लॉस का, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, बिकॉज इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, इन सबको इग्नोर करता है। तो देखो, इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि इग्नोर करी जा रही है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस। अगर ये सब चीजें इसमें इग्नोर करी जा रही हैं, इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा है, तो आपको ट्रू प्रॉफिट नहीं पता चलेगा कि कंपनी में एक्चुअल प्रॉफिट कितना है एंटरप्राइज के अंदर, ठीक है, एक्चुअल लॉस कितना है, तो वो सब चीजें नहीं पता चलती, ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। इसीलिए यहां पे लिखा है इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट, तो ये एकदम सही और फेयर व्यू नहीं दिखाता प्रॉफिट और लॉस का, और जो फाइनेंशियल पोजीशन एंटरप्राइज की वो भी नहीं, ठीक है। इट डज नॉट अलाउ द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अब आपको मैचिंग प्रिंसिपल तो अकाउंटिंग का पता ही है, एक बात बताओ, मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि भैया जो भी आपने एक पीरियड में रेवेन्यू कमाया है उसको उसी पीरियड के एक्सपेंस से मैच कर दो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेंस है उसमें कई सारे एक्सपेंसेस को तो कंसीडर ही नहीं कर रहा, कई सारे एक्सपेंसेस को तो लेता ही नहीं है, छोड़ देता है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, आउटस्टैंडिंग हो गए, तो भाई आपको कैसे पता चलेगा? समझ में आ रहा है? तो ये मैचिंग प्रिंसिपल तो फॉलो ही नहीं होगा, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल में वो ये कहते हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं उस पीरियड के हमें वो लेने पड़ेंगे रेवेन्यू के साथ साथ। लेकिन भैया जब ये उसको ले ही नहीं रहा, उस पीरियड के एक्सपेंसेस में ना प्रीपेड के ले रहा है ना आउटस्टैंडिंग के, तो मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो ही नहीं कर रहा। समझ आ गया? अगला, ये जो सिस्टम है ये डिस्टिंग्विश नहीं करता कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में, ठीक है, उनको डिस्टिंग्विश अलग नहीं करता, तो इसी की वजह से कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहती इन प्रॉफिट ऑफ द 2 ईयर्स, तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। अगला देखें तो आ जाते हैं हम किस पे? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। ये बेसिस है इनकम्स आपको रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी व्हेन दे आर अर्न और अक्रूड, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव और नॉट। तो भाई इनकम जैसे ही आपकी अक्रूड हो गई आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अगर मैं किसी के यहाँ काम करके आ गया और उसने मुझे पैसे दिए या नहीं दिए, मैं उसको अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है। उसने कहा भैया 20 दिन बाद पैसे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 20 दिन बाद आएंगे, लेकिन मैं अपने अकाउंट में रिकॉर्ड उसको करूंगा ही करूंगा। मेरा कहीं पर एक्सपेंस होना था, ठीक है, मुझे रेंट देना था, मैंने रेंट अभी तक नहीं दिया, अब क्या हो चुका भैया? एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग रेंट है, वो पे तो करना ही करना है, मैं उसको अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा ही करूंगा। समझ आ गया? मैंने पे करा नहीं करा उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो भैया अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिंपल है, क्या कि भैया सेल्स मेड ऑन क्रेडिट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल सेल्स ऑफ द पीरियड, ठीक है, तो सेल्स भी इसमें क्या होगी? इंक्लूड होगी, चाहे वो क्रेडिट सेल ही क्यों ना हो। उसी तरह एक्सपेंसेस भी आपको रिकॉर्ड करने हैं व्हेन दे आर इनकर्ड और बिकम ड्यू एंड नॉट व्हेन द कैश इज पेड फॉर देम। ऐसा नहीं है कि भैया मेरा कोई एक्सपेंस है तभी रिकॉर्ड करूं जब कैश पे करूंगा, नहीं। अक्रूवल बेसिस ये कहता है कि अगर आपका कोई एक्सपेंस है वो ड्यू हो चुका है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो अपने अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा है, ये आप पढ़ लेना। इसका मैं एग्जांपल देखिए, मैंने रेंट वाला है ना, रेंट ड्यू टू द लैंडलॉर्ड बट नॉट पेड विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस और फॉर द पीरियड व्हेन इट इज ड्यू एंड नॉट इन द पीरियड व्हेन इट इज पेड। रेंट मेरे को देना है लैंडलॉर्ड को, वो ड्यू हो चुका है, तो भैया वो मेरे लिए एक एक्सपेंस है, मैं उसे एक्सपेंस ही ट्रीट करूंगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होगा कि भैया जब मैं पे करूंगा तब मैं उसको एक्सपेंस मानूंगा, नहीं। अक्रूवल बेसिस कहता है ड्यू हो चुका भैया, अब अपने अकाउंट में आप इसको रिकॉर्ड करो। क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये सभी चीजें, ठीक है, ये सभी चीजें हमें लेनी होती हैं इसके अंदर, इन सब में हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो देखते हैं इसके अंदर एडवांटेजेस क्या क्या है इसकी। ये ज्यादा साइंटिफिक है कैश बेसिस के मुकाबले,
ठीक है, और ज्यादातर अकाउंटेंट इसी को क्या करते हैं मेरे बच्चे, प्रेफर करते हैं। ये जो बेसिस है अकाउंटिंग का, ये कंप्लीट पिक्चर दिखाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, यानी कि इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं पूरे पीरियड की, जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं उनको कंप्लीट मुझे दिखाता है कौन, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग की ये सब चीजों को क्या ले रहा है, अपने अकाउंट में शो कर रहा है। तो मेरे को एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है किसकी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, बिजनेस के, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, जैसे जो भी उस पीरियड की है, जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ठीक है, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये सभी चीजें मुझे देखने को मिल जाती हैं किसके अंदर, आपके अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। अच्छा, ये जो बेस है ये करेक्ट प्रॉफिट और लॉस दिखाता है पर्टिकुलर पीरियड का, और ये फाइनेंशियल पोजीशन भी एकदम सही दिखाता है बिजनेस की। इट रिफ्लेक्ट ट्रू प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, और ये वाइड एक्सेप्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। अगला, इट रिफ्लेक्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर हो गया, बिल्कुल अकाउंटिंग पीरियड के एंड में एकदम ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन मुझे देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें मैं कुछ एडजस्टमेंट भी करूंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है। तो आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलें तो इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, क्या है, ये जो है वो सिस्टम सिंपल नहीं है कैश बेसिस की तरह, अकाउंटिंग प्रोसेस इसका बहुत इलेबोरेट होता है, और जो क्विक अप्रेजल ऑफ द प्रॉफिट लॉस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप ये सोच रहे हो आप क्विकली पता लगा लो प्रॉफिट और लॉस, वो पॉसिबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि कई सारी एडजस्टमेंट रिक्वायर आपको होती है, आपको करनी पड़ती है, अगर आपको ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है किसकी, बिजनेस की। अब नेक्स्ट, सिंपल, तो अब हम आ जाते हैं अपना डिफरेंस पे, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस पे। सबसे पहले अगर हम बात करें रिकॉर्डिंग की, क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शन, तो ये खाली कैश को रिकॉर्ड करता है, ये दोनों को रिकॉर्ड करता है, कैश को भी और क्रेडिट को भी। टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स, एज पर भैया उन इनकम्स को रिकॉर्ड करता है जो कि रिसीव हुई है कैश में, लेकिन ये जो बेसिस है उन इनकम्स को रिकॉर्ड करता है वेदर कैश इज रिसीव और देम और नॉट, चाहे कैश उनके लिए रिसीव हुआ चाहे नहीं हुआ, अक्रूवल में हम उसे रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे। अगला देखिए, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। अब ये जो बेसिस है उन्हीं एक्सपेंस को रिकॉर्ड करता है जो कि हमने पे कर दिए कैश के अंदर, लेकिन इसके अंदर सभी एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे, चाहे उसके लिए कैश पे हुआ चाहे नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं, प्रीपेड की, अक्रूड इनकम की, इनकम रिसीव इन एडवांस की, तो यहां पर ये जो बेस है इसमें हम कंसीडर नहीं करते आउटस्टैंडिंग को, प्रीपेड को, अक्रूड इनकम को, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें भैया आउटस्टैंडिंग है, अभी बकाया, कैश पे तो नहीं करा ना, तो उसे मैं कैश बेसिस अकाउंटिंग में लूंगा ही नहीं। उसी तरह ये जो बेसिस है इसमें तो सभी चीजों को लेंगे, चाहे भैया मैंने पे करा है नहीं करा, ड्यू हो गया रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, किसके अंदर, अक्रूवल के अंदर। फिर हम आ जाते हैं लीगल पोजीशन पे, तो आप देख लो यहाँ पे लीगल पोजीशन के बारे में क्या कह रहा है, ये बेसिस रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में, ठीक है, और ये बेसिस रिकॉग्नाइज्ड है कंपनी एक्ट 2013 के अंडर। एसर्टेनमेंट ऑफ करंट प्रॉफिट और लॉस अगर मैं बात करूं, ये जो बेस है इसमें डज नॉट एसर्टेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, बिकॉज क्योंकि इसमें कई सारी, इट डज नॉट मेक अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना, क्योंकि ये कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं रखता सभी ट्रांजैक्शन का, तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस भी मुझे नहीं पता चलता। लेकिन ये जो बेसिस है सर्टेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस देता है, क्योंकि इसमें कंप्लीट हम रिकॉर्ड रखते हैं सभी ट्रांजैक्शंस का, चाहे क्रेडिट की है चाहे कैश की है। अब सुटेबिलिटी, ये जो बेसिस है ये सुटेबल है कुछ प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इनके लिए, और ये जो बेसिस है ये अडॉप्ट करते हैं ज्यादातर बिजनेस एंटरप्राइज विद प्रॉफिट मोटिव। तो यहीं पर इसके साथ एक लास्ट टॉपिक आपका आ जाता है हाइब्रिड, ठीक है, या मिक्स्ड। ये जो बेसिस है अकाउंटिंग का ये मिक्सचर है कैश बेसिस का और अक्रूवल बेसिस का। जब इन दोनों को आप मिक्स कर देते हो तो आपकी एक नई वो बनती है मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हाइब्रिड कहते हैं। अंडर हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू और जो असेट्स है वो रिकॉर्ड करते हैं हम कैश बेसिस पे, और जो एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज है वो रिकॉर्ड करते हैं अक्रूवल बेसिस पे। तो देखो ये तो अलग अलग हो गया ना, इसीलिए प्रोफेशनल पीपल जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा अडॉप्ट करते हैं इस मेथड को, और वो प्रिपेयर करते हैं रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ताकि उनको नेट इनकम उस पीरियड की पता चल सके। लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं
आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है, बट टेक इनटू कंसिडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे सिंपल सा कहा गया है, इसीलिए वो इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए इसका नाम है हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। आप पढ़ लो, बड़ा इजी सा है। नेक्स्ट, अब हमारे पास बच्चों ये एक क्वेश्चन है जिसके हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के द्वारा और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के द्वारा हम पता लगाएंगे किसको, करेक्ट प्रॉफिट को और लॉस को, ठीक है, कि क्या प्रॉफिट आता है हमारा कैश बेसिस में और क्या आता है अक्रूवल में। कैश बेसिस तो सिंपल है, जब भी कैश आ रहा है या कैश जा रहा है हम उसको तुरंत रिकॉर्ड कर लेंगे। तो देखो इस ट्रांजैक्शंस के अंदर देखो जरा आप कहां कहां पर आपके पास कैश आ रहा है। अगर हम इसे कैश बेसिस पे सॉल्व करें, कैश बेसिस, ठीक है, तो कैश की जो सेल है हम वो ले लेंगे, ठीक है, यानी कि जो आप रेवेन्यू है, रेवेन्यू में जो भी आपकी सेल्स है यानी जो कैश सेल है उसको ले लो। कितनी है आपकी, 5 लाख है। क्लियर हो गया। अब इनकम्स भी तो होंगी कुछ आपकी, जो भी आपकी इनकम है वो ले लो, जो भी आपको कैश में रिसीव हुई है। कितनी रिसीव हुई है आपको, कितनी कितनी कितनी, ये रही इनकम रिसीव्ड, ठीक है, कितनी है, 5000 है। और इनकम रिसीव हो गई एडवांस में कैश बेसिस में, अगर पैसा आ गया तुरंत रिकॉर्ड कर लो। तो दोनों इनकम को टोटल करें तो कितना आता है आपका, 6000। तो एक तो आपका ये आ जाएगा 5,06,000 के आसपास, ठीक है। अब आप कुछ अपने एक्सपेंसेस को भी देख लो, जो आपके एक्सपेंसेस हैं वही एक्सपेंसेस लेने हैं जो कि हमने पे कर दिए हैं। कौन कौन से एक्सपेंस हैं, कैश परचेज हमारा एक एक्सपेंस है, ठीक है, कितना है आपका, 2,75,000, ठीक है जी, 2,75,000। सैलरी एंड वेजेस आपने पे करे हैं कितने के, 44,000 के, उसको भी आप ले लोगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपने पे करा है कितने का, 11,000 का। इंश्योरेंस एक्सपेंस भी आप पे कर चुके हो कितने का, 10,000 का। तो भाई जब भी आपने पेमेंट कर दी है, ठीक है, अगर पेमेंट आपके पास आ रही है या पेमेंट आपके पास से जा रही है तो फिर आप उसको रिकॉर्ड करोगे ही करोगे। कितना बैलेंस आएगा इसका टोटल, इसका कुछ आ जाएगा आपके पास 3,40,000। अब रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर दो, यानी ए माइनस बी, इसको ए ले लो, ये आपका बी हो गया। तो कितना आ जाएगा आपके पास, अब आप चेक करो, ए है आपके पास 5,06,000 और ये है आपके पास 3,40,000। टोटल कर लो इसका, 5 में से 3 जाएंगे 2 लाख और ये आपका बचेगा 40,000 में से 6 जाएंगे तो कितना हो गया, 5,06,000, 3,40,000, 1,66,000। सही आ रहा है एकदम, ठीक है। एक बार आप इसको देख लो, चेक कर लो, अगर आपको समझ आ गया चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। चलिए अब देखिए, अब हमें इसे सॉल्व करना है किसके बेसिस पे, अब हम इसे करेंगे अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। कि अक्रूवल में हम क्या करेंगे, बेटा देखो अक्रूवल का सिंपल है, कैश और क्रेडिट दोनों सेल आएगी, यानी 5 और 2 आपका, अगर हम अक्रूवल को फॉलो कर रहे हैं उसमें आप दोनों ले लो, टोटल तो आपकी सेल कितनी आ जाएगी, 7 लाख रुपए आ जाएगी। 5 लाख वो, 2 लाख वो। अब उसी तरह इनकम ले लो, जो इनकम रिसीव हुई है, ठीक है, 5,000, एक तो आप वो ले लो। क्लियर हो गया। अब इसमें इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है, एडवांस में रिसीव हो गई है, लेकिन वो मेरे लिए इनकम तब हो जाएगी जब मैं काम करके आ जाऊंगा। समझ में आ गया। आप मेरे को पहले से ही पैसे दे करके चले गए, लेट्स सपोज करो आप मेरे से क्लास लेने आए, आपने मेरे को एडवांस फीस दे दी है, तो वो भैया मेरे लिए फीस तब हो जाएगी जब मैं आपको अपनी सर्विस दे दूंगा। अभी तो वो मेरे लिए क्या है, वो तो मेरे को एडवांस में रिसीव हुई है। तो अक्रूवल के अंदर हम उसी इनकम को लेंगे जो एक्चुअल में हमें रिसीव हुई है, या फिर भैया हम कहीं काम करके आ गए हैं और अब तक हमें पैसा नहीं मिला है, तो हम उसको भी अपने अकाउंट्स में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहां पर आपको दे रखा है इनकम अर्न लेकिन रिसीव नहीं हुई, कितनी नहीं हुई, 3,000, तो टोटल जो इनकम यहां पर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, 8,000 आ जाएगी, ठीक है। यहां पर जो आपके ये 1,000 है ना, ये आपकी इनकम तब कहलाएगी जब आप काम करके आ जाओगे, समझे कि अभी तो आपके सर पे एक तरीके से लायबिलिटी है। क्लियर हो गया। तो ये आपके रेवेन्यू में कैलकुलेट नहीं होगी, अभी आपके हम रेवेन्यू, ठीक है, तो ये आपकी हो गई। अच्छा और क्या है, और तो कुछ भी नहीं है, तो टोटल कर लो कितना आ जाएगा, 7,08,000 हो गया। समझ में आ रहा है। चलिए
आगे देखिए, अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस को अगर हम लिखें यहां पर, एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? एक्सपेंसेस अब जितना भी था, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस ये भी हम ले लेंगे, ठीक है। और सैलरी एंड वेजेस हमारे पास यहां पर भी थे 44 और 4 48,000। क्लियर हो गया? एक्सपेंसेस में हमने ये भी ले लिया, आउटस्टैंडिंग भी प्लस कर दिया जो हमारा बचा हुआ है। अब अगला देखिए, आपका कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों मिला लो, ठीक है। कितना है आपका? दोनों को मिलाओगे 2,75,000 और 1,25,000, इनको मिलाओगे कितना हो जाएगा आपका? 4 लाख आपका एक हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, और क्या है? सैलरी एंड वेजेस हमने पे कर दिए, रह तो नहीं गए थे हमारे? नहीं, हो गए हमारे, ठीक है ना। अच्छा, सैलरी एंड वेजेस हो गए। फिर आपका क्या बचा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 11,000 पे करना है। एक आपका आउटस्टैंडिंग भी है, आउटस्टैंडिंग कितना है आपका? 2,500 है, ठीक है ना। नहीं, कितना हो गया? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 11,000 हो गए और आउटस्टैंडिंग कितने हैं आपके? 12,000 हो गए टोटल। क्लियर हो गया? तो अक्रूवल है, अभी आउटस्टैंडिंग है ना, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस आपने पे करा है, कितना? 10,000 रुपए। इसमें प्रीपेड भी है। प्रीपेड यानी कि मैं पहले से ही पे कर दिया है। मैं ऐसा मानूंगा कि मेरा अभी हो सकता है मेरा नेक्स्ट ईयर का हो, ठीक है, लेकिन इस पीरियड में जो भी हमारा इस पीरियड का खर्चा है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग है चाहे कैश है, अक्रूवल में वो सब लेना है। तो यहां पर जो इंश्योरेंस एक्सपेंस में पे कर रहा हूं, ठीक है, वो इस पीरियड का लूंगा, वो मेरा 10,000 है और इसमें एडवांस कितना है? 2,500। तो एडवांस को मैं रहने दूंगा, ठीक है ना। एडवांस तो हो सकता है भाई मेरा नेक्स्ट ईयर का हो, इस पीरियड का ही लेना है मुझे, तो 7,500 आ जाएगा। अब देख लो टोटल, फिर से हम माइनस करेंगे 7,08,000 में से कितना, इसका टोटल कर लो, 4 लाख एक है, 48 और 12,000 और 7,500, तो ये 4,67,500 बैठेगा आपका। हाँ, 67,500, 40 10 50 और 7 57, हाँ सही आ रहा है एकदम, ठीक है। अब माइनस कर लेना इसको, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसका आंसर देख लो कितना आ रहा है। 7,80,000 में से आप 4 लाख को माइनस कर लो तो 2,40,500 के आसपास आएगा, ठीक है, यही आएगा आपका। तो इसी के साथ आज आपका ये चैप्टर ओवर होता है। मैंने आपको डिटेल में चैप्टर करा दिया, बुक का इजी सा चैप्टर था, कोई ज़्यादा लोड लेने वाली चीज़ नहीं है। बुक से एक बार आप इसकी रिवीजन और कर लेना, तो आपके मार्क्स, आपके एग्जाम में जो ये पीटी आने वाले हैं उसमें ये चैप्टर आएगा, तो फिर आपका पक्का है। 3 नंबर का इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिफरेंस आपको बताना है। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। अब बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और अपनी रिवीजन करते चलो, बैकलॉग कुछ भी मत छोड़ो। अब आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपके प्रैक्टिकल्स ही हैं। हमें सोर्स डॉक्यूमेंट अभी और करना है, वो हम कर लेते हैं, कल की क्लास में उसे जल्द से जल्द कवर करा दूंगा। फिर आपके हम जर्नल्स पे आ जाएंगे और सब्सिडरी, बहुत ही ईजी हैं आगे के चैप्टर्स। तो इसीलिए बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। जब भी मैं कराता हूँ कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे साथ नोट्स बनाओ। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो उसे कमेंट कर दो, मुझे बता दो, मैं उसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।